तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है टैगोर पीजी कॉलेज के आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य ताप यानी इंसोलेशन व उष्मा बजट। हीट बजट की बात करेंगे। धरती के ऊपर हमारे वायुमंडल का पहला टॉपिक था, वायुमंडल की परतें क्या हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, ये सब चीजें। अब वायुमंडल की जो दूसरी प्रक्रिया है सूर्य ताप या तापमान, इसके बाद का टॉपिक तापमान है। तो पहले तो आपको तीन चीजों में फर्क क्लियर करना है कि एक तो सूर्य विकिरण या जिसे आप सौर विकिरण बोलते हैं, ये क्या होता है। दूसरा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा सूर्य तप, जो आपका टॉपिक है। और तीसरा बिंदु है तापमान। तीनों बिंदुओं में क्या अंतर है, पहले तो ये क्लियर करना है। सूर्य विकिरण, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा सौर विकिरण कहलाती है। पहला बिंदु तो ये है, यानी सन से जो ऊष्मा निकलेगी वो सौर विकिरण कहलाती है। दूसरा जो बिंदु है ये सन है, ये अर्थ है, और ये इसकी बाहरी परत वायुमंडल की जो 10,000 किलोमीटर तक है। ये सौर विकिरण हमारे वायुमंडल के प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर के टुकड़े पर, या सॉरी वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े पर कितनी ऊष्मा देती है। हमारी वायुमंडल की बाहरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पे कितनी ऊष्मा देती है, यह कहलाता है सूर्य ताप। तीसरा बिंदु है तापमान। सूर्य से आने वाली किरणों द्वारा हमारे वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा कितनी है, हमारा वायुमंडल कितना गर्म हुआ है, कितना ठंडा हुआ है, वो प्रक्रिया तापमान कहलाती है, जिसे आप फारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये तीसरी प्रक्रिया तापमान की है। तो तीन बिंदु, पहला सूर्य विकिरण क्या है, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा, ये ज्यादातर फोटॉन्स के रूप में निकलती है। अभी किसके रूप में निकलती है, फोटॉन्स के रूप में निकलती है। दूसरा बिंदु है सूर्य ताप, हमारे वायुमंडल के प्रति वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े पर कितनी ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है, ये सूर्य ताप कहलाता है। तीसरा बिंदु है तापमान। सूर्य से आने वाली जो सूर्य तप है या फोटॉन्स जो ऊष्मा है, सौर विकिरण है, उससे वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा कितनी है, हमारे वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा कितनी है, यह बिंदु तापमान या टेम्परेचर कहलाता है। यह है सोलर रेडिएशन, दूसरा इंसोलेशन, और फिर टेम्परेचर। अच्छा, अब बात है इंसोलेशन की। हमें इस टॉपिक पर पूरा मेन ध्यान देना है कि इंसोलेशन क्या होता है। तो इंसोलेशन, जैसे वर्ड से आपको मतलब समझ में आ रहा है, इन प्लस सोलर यानी सूर्य से आने वाली ऊष्मा। चलिए, पहले तो हमारे वायुमंडल में जो ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है वो सूर्य है। हमारे वायुमंडल में ऊष्मा का जो एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। और सूर्य जो कि हाइड्रोजन और किससे बना है, हीलियम से बना है। सूर्य जो कि किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य के केंद्र का तापमान, अगर सेंटर का टेम्परेचर की बात करूं तो 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हमारे सूर्य के सेंटर का तापमान है। यही अगर मैं सूर्य की बाहरी सतह की बात करूं तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 11,000 डिग्री फारेनहाइट है। 11,000 डिग्री फारेनहाइट है। ये सूर्य की बाहरी सतह, जिसे आप क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। और यहीं से हमारे लिए सौर विकिरण
या सोलर रेडिएशन की प्राप्ति होती है। सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है वो फोटॉन्स के रूप में निकलती है, आपको ध्यान रखनी है। सूर्य पे ज्यादातर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य पे ज्यादातर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है। अगली बात, सूर्य से चलने वाली प्रत्येक किरण हमारे पृथ्वी तक 8 मिनट और 11 सेकंड में पहुंचती है। 8 मिनट और 11 सेकंड में पहुंचती है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ तो 8 मिनट और 11 सेकंड में सूर्य की एक भी किरण हमारे धरातल तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य जो कि हाइड्रोजन किससे बना है? हीलियम से। हमारे वायुमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हमारे वायुमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। सेंटर का तापमान 1.5 करोड़ से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश से क्रोमोस्फेयर कहलाती है, उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊष्मा सूर्य से फोटॉन्स के रूप में आती है। प्रत्येक किरण 8 मिनट 11 सेकंड में धरातल पर पहुंचती है। बाहरी क्रोमोस्फेयर से ही सोलर रेडिएशन की उत्पत्ति होती है। सूर्य पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन किस में बदलती है? हीलियम में बदलती है। ये इतनी चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है सूर्य के बारे में। अब अगली बात, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि सौर स्थिरांक क्या होता है? सौर स्थिरांक क्या होता है? सोलर कांस्टेंट। सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक, इसकी मात्रा कितनी है और ये होता क्या है? हमारे वायुमंडल के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े पर, यानी प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़े पर एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यह मात्रा निश्चित है, इसलिए इसको सौर स्थिरांक दिया गया है नाम। इसकी मात्रा आपको ध्यान रखनी है, 1.94 ग्राम कैलोरी। 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 मिनट में 1.94 ग्राम कैलोरी ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है और इसे कहा जाता है सौर स्थिरांक। सुरेंद्र सिंह की बुक में इस पूरे ग्राम कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट को लिखा गया है लैंजली। इसे 2 लैंजली भी कहा जाता है। 2 क्या कहा जाता है? लैंजली भी कहा जाता है। तो सौर स्थिरांक हमारे वायुमंडल के प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़े पर सूर्य की एक निश्चित मात्रा का प्राप्त होना सौर स्थिरांक कहलाता है। हमारे वायुमंडल के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े पर सूर्य की एक निश्चित सूर्य ताप की निश्चित मात्रा का प्राप्त होना सौर स्थिरांक कहलाता है। इसकी मात्रा 1.94 ग्राम कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट है, जिसे 2 लैंजली भी कहा जाता है। जिसे 2 लैंजली भी कहा जाता है। चलिए भी, अब आपको जो अगला चीज ध्यान रखनी है वो है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की
किरणों का तिरछापन। दूसरा जो फैक्टर है वो है दिन की अवधि। डे कितनी देर रहता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी। पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, अपसोर उपसोर, पिछली क्लास में हमने इस पर चर्चा की है। तो जिस दिन सूर्य पृथ्वी के अत्यधिक नजदीक होता है, सूर्य ताप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी से अत्यधिक दूर होता है, सूर्य ताप की कम मात्रा प्राप्त होती है। जहां दिन की अवधि अत्यधिक है वहां, जैसे अब जो अपने जो उत्तरी गोलार्ध की बात है, इस समय दिन यहाँ अब छोटे होने शुरू हो गए। 21 जून को सबसे बड़ा दिन था, तो सूर्य ताप की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा थी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप कम मात्रा में प्राप्त हो रहा था। चौथा जो बिंदु है वो है सौर कलंक। सूर्य की सतह पर बनने वाले काले धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। और पांचवा बिंदु है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव। तो ये 5 बिंदु है। पहला बिंदु सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा दिन की अवधि। तीसरा पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी। चौथा सौर कलंक। और पांचवा वायुमंडल का प्रभाव। ये पांचों बिंदु सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले, या सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करते हैं, या सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। तो पहले बिंदु पे बात करते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, ये अर्थ है, और ये इक्वेटर 0 डिग्री। सन भूमध्य रेखा पर वर्ष पर क्या चमकता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी लगभग से चमकता है। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्य तप की ऊष्मा की मात्रा जो क्या प्राप्त होती है, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन होता जाता है। तो आपको पहले बात तो ध्यान रखनी है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध में जाए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि 0 डिग्री पर सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, ये अब स्थितियां भी 4 बताई थी आपको। पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है, जो उसका रेवोल्यूशन है, ये भी इसको इफेक्ट करता है। 21 जून की बात करूं, 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, जबकि नीचे जाने पर कोण घटता जाएगा। अच्छा, एक सिंपल सी बात, कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न अक्षांश पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो निम्नलिखित अक्षांश पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर यानी 23.5 डिग्री उत्तरी पर 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। इस समय भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री का कोण होगा सूर्य की किरणों का। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 90 डिग्री में से जितने अक्षांश है वो घटा देने हैं, 23.5 घटा दिए तो बचेगा 66.5 डिग्री। बस कहीं भी अगर आपको सूर्य की किरणों का सीधा कोण दे रखा है, किसी और पर ज्ञात करना है, तो कोण में से अक्षांश को घटा देंगे आप। तो कोण में से आप क्या करेंगे, अक्षांश को घटा देंगे। अगर मैं बात करता कि इस समय कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है सूर्य की किरणें, तो मकर रेखा पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहां पर 90 है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश ये चले, 23.5 ये चले, टोटल कितने चले आपने 47 अक्षांश चले हैं।
तो 90 में से आप क्या करेंगे, ये 47 अक्षांश घटा देंगे तो पीछे बचेंगे लगभग 43 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो भूमध्य रेखा पर सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी अक्षांश पर सूर्य तप का कोण दे रखा है और किसी अन्य अक्षांश पर उस कोण की मात्रा, सूर्य तप की मात्रा ज्ञात करनी है, तो आप जिस पर सूर्य सीधा चमक रहा है, जितना ऊपर या नीचे जाना है, आप उसमें से उस अक्षांश को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपका उस अक्षांश पर सूर्य तप की मात्रा का मान ज्ञात आ जाएगा। तो ये पहला बिंदु था सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा बिंदु है दिन की अवधि। दिन की अवधि, चलिए 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय सर्वाधिक जो सूर्य तप की मात्रा है वो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है और ऊपर और दक्षिण में कम मात्रा प्राप्त होती है। इस समय पृथ्वी पर दिन व रात 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है लगभग। तो दिन की अवधि लगभग बराबर रहती है, तो सूर्य तप की मात्रा भी ज्यादा रहती है, बराबर रहती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो 21 जून को कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन होता है, तो जहां दिन की अवधि अत्यधिक है वहां सूर्य तप की मात्रा भी अधिक प्राप्त होगी। तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम। 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर क्या चमक रहा होता है, सीधा चमक रहा होता है, तो इस समय दिन की अवधि जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य तप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, उत्तरी गोलार्ध में कम प्राप्त होती है। तो दिन की अवधि भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करती है। अच्छा, अब अगला बिंदु है सूर्य व पृथ्वी के बीच दूरी। तो बताया था दो स्थितियां बनती है, अपसौर और उपसौर। अपसौर एपीहेलियन, उपसौर पेरीहेलियन, दो स्थितियां बनती हैं, अपसौर उपसौर। अपसौर एपीहेलियन, उपसौर पेरीहेलियन। अपसौर 4 जुलाई और उपसौर 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, लाख करोड़ किलोमीटर। तो इस समय पृथ्वी पर सूर्य तप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, तो सूर्य तप की मात्रा क्या प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करती है। सौर कलंक, अगला बिंदु, सूर्य की सतह पर बनने वाले काले धब्बे। सूर्य की सतह पर बनने वाले काले धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी सूर्य की सतह पर सौर कलंक बनेंगे ऊष्मा की मात्रा की अधिक प्राप्ति होगी, क्योंकि ऊष्मा जो होती है सूर्य की, यहां मानो धब्बा बना है तो किनारों से तीव्र वेग से बाहर निकलती है।
तो किनारों से तीव्र वेग से भाग निकलती है। एक सौरकलन का जो जीवन वर्ष होता है वो लगभग 11 वर्ष का होता है। तो जब सूर्य पर सौरकलक अधिक बनेंगे तो सूर्य तप भी अधिक प्राप्त होगा, और जब सौरकलक कम बनेंगे तो सूर्य तप भी कम प्राप्त होगा। अच्छा, अब आपको एक अच्छी बात ध्यान रखनी है, सौरकलक के दो भाग होते हैं, अंबरा और पेनुम्ब्रा। अंबरा और पेनुम्ब्रा। सौरकलक वाला भाग, उसके सेंटर केंद्र का भाग, ये मानो को धब्बा बना सूर्य पे, इसके केंद्र का जो भाग होगा ये भाग धब्बा अंबरा कहलाता है, जबकि इसके चारों ओर का हल्का क्षेत्र पेनुम्ब्रा कहलाता है। किसी सौरकलक का केंद्र का काला रंग का धब्बा अंबरा कहलाता है, जबकि इसके चारों ओर का हल्का जो एरिया होगा उष्मा वाला वो पेनुम्ब्रा कहलाता है। तो अंबरा और पेनुम्ब्रा दो बातें आपको ध्यान रखनी है, सौरकलक पे बनती हैं। वायुमंडल का प्रभाव, अब आपको पता है वायुमंडल में बहुत से धूलकण, जल वाष्प, ये सब मौजूद रहते हैं जो कि सूर्य की किरणों का अवशोषण करते हैं, उन्हें परावर्तन करते हैं, उन्हें प्रकीर्णन करते हैं। तो वायुमंडल भी, जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, बादल अधिक बने हुए हैं, तो भी सूर्य तक कम प्राप्त होगा, क्योंकि वो उन्हें अवशोषित कर लेंगे या परावर्तित कर देंगे। तो वायुमंडल का जो प्रभाव है वो भी सूर्य तप को प्रभावित करता है। तो 5 बिंदु थे। पहला, सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा, दिन की अवधि, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, सौरकलक और वायुमंडल का प्रभाव। ये पांचों जो बिंदु है ये सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। चलिए, अगला जो बिंदु है वो है ऊष्मा बजट। अगला जो बिंदु है वो है ऊष्मा बजट। एक सिंपल सा जनरल सा टॉपिक, हमारा वायुमंडल, कैसे वायुमंडल में ऊष्मा आती है, कैसे वायुमंडल से ऊष्मा बाहर जाती है, जो ऊष्मा का आगमन है जो, और ऊष्मा लौटती कैसे है, ये जो पूरा संतुलन जो कहलाता है वो ऊष्मा बजट यानी हीट बजट कहलाता है। हम मान के चलते हैं सन से 100% किरणें, सन से 100% किरणें हमारे अर्थ के धरातल की ओर चली हैं। ये वायुमंडल की ऊपरी सतह है, ये वायुमंडल की अपर लेयर है, बिल्कुल जहां से वायुमंडल शुरू होता है। ये हमारे वायुमंडल में बादल या मेघ जो भी बने हुए हैं, ये अर्थ, और ये पृथ्वी पर पर्वत जो या बर्फीला क्षेत्र जो बर्फ से ढका रहता है। सूर्य से 100 किरणें हमारे धरातल की तरफ, पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है 27% किरणों को बादल परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन कर देते हैं। 2% किरणें हमारे पृथ्वी के हिमाच्छादित धरातल से लौट जाती हैं। हिमाच्छादित धरातल से लौट जाती हैं। जिस एरिया पर बर्फ जमी रहती है वो उस एरिया का सबसे अधिक परावर्तन करते हैं। तो 2% किरणें हिमाच्छादित धरातल से, 27% किरणें बादलों द्वारा पुनः वायुमंडल से बाहर भेज दी जाती हैं। 6% किरणें वायुमंडल में जो धूलकण मौजूद हैं, सॉइल पार्टिकल हैं, वो प्रकीर्णन के द्वारा इन्हें वायुमंडल से बाहर भेज देते हैं। तो 6% प्रकीर्णन के द्वारा, 2% हिमाच्छादित धरातल से और 27% बादलों से, यानी 27 + 2 + 6 = 35%। ये जो 35% किरणें हैं ये हमारे वायुमंडल के गर्म होने में
ठंडा होने में कोई योगदान नहीं देती। ये 35% पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है, पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। इसे शिवार्थ भी कहा जाता है। तो ये 35% किरणें हमारे वायुमंडल के गर्म होने में कोई योगदान नहीं देती, पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। 100 किरणें सन से चली थी हमारी तरफ, कितनी किरणें? 100 किरणें। 27% बादलों द्वारा, 2% हिमाच्छादित धरातल से और 6% किरणें वायुमंडल में मौजूद धूलकण जो है इसको हमारे वायुमंडल से बाहर भेज देते हैं। तो 35% का हमारे वायुमंडल में कोई योगदान नहीं होता। ये 35% पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है, इसे शिवार्थ भी कहा जाता है। अब ये इस 100 में से कितने परसेंट गई? 35% चली गई, पीछे बच गई 65। 65% किरणों में से 14% किरणें वायुमंडल में मौजूद CO2 जलवाष्प अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। भी प्रकीर्णन को स्कैटरिंग बोलते हैं। वो रिफ्लेक्शन से गए हैं 6% स्कैटरिंग द्वारा और 14% किरणें ऑब्जॉर्व होती है वायुमंडल में CO2 और जलवाष्प के द्वारा। तो कितनी होगी? 35, 14, 49। अब बच गई 51। 51 किरणों में से 34% किरणें डायरेक्ट रूप से अर्थ पर आती हैं। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तौर पर हमारे धरातल पर आ जाती हैं, धरातल को गर्म करती हैं विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा धरातल गर्म होता है। जबकि 17% किरणें विसरित दीवा प्रकाश, सूर्य के छिपने के बाद भी आपको कई बार रोशनी दिखती रहती है, सूर्य के उगने से पहले भी हमको रोशनी दिखती है। ऐसा जो प्रकाश होता है ये विसरित दीवा प्रकाश होता है। इसके द्वारा हमारे वायुमंडल में ऊष्मा की प्राप्ति होती है और यह है 17%। तो कुल मिला के 51% किरणें हमारे धरातल पर पहुंचती हैं। तो ये तो आने की पूरी प्रक्रिया थी। 100 किरणें चली, 6% प्रकीर्णन के द्वारा, स्कैटरिंग के द्वारा, 2% हिमाच्छादित धरातल से रिफ्लेक्शन के द्वारा, 27% बादल यानी क्लाउड से रिफ्लेक्शन के द्वारा, 35% तो सीधा ही वायुमंडल से बाहर चला गया। पीछे बचा 65 में से 14% को वायुमंडल में मौजूद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है वाटर वेपर वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। पीछे बची 51 में से 34 डायरेक्ट रेडिएशन से और 17 विसरित दीवा प्रकाश से यानी डिफ्यूजन से हमारे धरातल को गर्म करता है। 51% टोटल। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हमारी वायुमंडल में ऊष्मा आती है उसकी। अब वायुमंडल से ऊष्मा लौटने की बात है तो 35% तो आपकी सीधी पहले ही बाहर चली गई है, 14% आपकी वायुमंडल में पड़ी है और जो नीचे धरातल पर 51% है वो कैसे लौटेगी उसकी बात करते हैं। तो अच्छा भी सूर्य से जो किरण आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, लो फ्रीक्वेंसी रेट से। धरातल के पास 51% किरणें थी, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह थी, ये सन था, 100% चली थी, 35% सीधी ही वायुमंडल से बाहर चली गई जिसको आप एल्बिडो बोलते हैं, जिसमें 27 + 6 + 2 का हिस्सा था। 14% वायुमंडल में मौजूद CO2 और जलवाष्प ने ऑब्जॉर्व कर लिया। आई 34 51 कैसे थी? 34 डायरेक्ट प्लस 17 डिफ्यूजन विसरित दीवा प्रकाश। अब बात जाने की, 17 की 17 किरणें डायरेक्ट बिना किसी रोक टोक के पार्थिव विकिरण के रूप में दीर्घ तरंगों के रूप में हमारे वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं। अब जो 51 के बीच में 17 चली गई, पीछे कितनी बची हैं? 34। ये 34 किरणें हमारे वायुमंडल में CO2 और जलवाष्प प्लस संघनन प्लस वाष्पीकरण
प्लस संवहन के द्वारा रोकी जाती है। कैसे? 34 में से 19 किरणें संघनन व वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में, 9% संवहन के रूप में, कन्वेंशनल वेव के रूप में, जबकि 6% को फिर से वायुमंडल में CO2 और जलवाष्प ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वायुमंडल के पास 14% तो लघु तरंगों का, जो सूर्य से लो फ्रीक्वेंसी रेट में किरणें आ रही हैं उनका रहता है, जबकि 34% लौटती हुई ऊष्मा का रहता है। टोटल वायुमंडल के पास 14 + 34 = 48% रहता है। इन्हीं से वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है। तो ध्यान रखना है, वायुमंडल अपने पास कितना रखता है? 48% रखता है। 14% आते हुए और 34% जाते हुए। 34% जाएगा कैसे? 19% संघनन और वाष्पीकरण के रूप में, 9% संवहन के रूप में, और 6% को CO2 और जलवाष्प ऑब्जॉर्व कर लेंगे। दो आपको बिंदु और ध्यान रखने हैं, एक होता है ऊर्जा सरप्लस, एक होता है ऊर्जा डिफिसिट। क्या होता है ये चीज? भूमध्य रेखा से 37 डिग्री अक्षांश ऊपर और नीचे, और यहां है 90 डिग्री। भूमध्य रेखा से 37 डिग्री ऊपर और 37 डिग्री नीचे हमारी पृथ्वी पर सूर्य तक की अधिक मात्रा की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य वर्ष भर इन्हीं के बीच में रहता है। यहां सूर्य तक की इतनी मात्रा प्राप्त होती है कि उतनी सूर्य तक की ऊर्जा का यूज नहीं होता। ऐसे में ऊर्जा बचती है, इसे ऊर्जा सरप्लस कहा जाता है। यानी ऊर्जा का जो खत्म जो होना है वो पड़ा रहता है, यानी ऊर्जा ज्यादा पड़ी रहती है। यानी इतनी होती है तो इतनी ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है कि यहां जरूरत नहीं होती। ऊर्जा डिफिसिट जो है, यहां हमको सूर्य तक की इतनी मात्रा की ऊष्मा प्राप्ति नहीं होती, परंतु उससे अधिक ऊष्मा नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्रुवों के पास का एरिया ठंडा पड़ रहता है। ये जो एरिया है ये ऊर्जा डिफिसिट कहलाता है। ऊर्जा सरप्लस 0 से लेकर 37 डिग्री के मध्य का एरिया उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, जबकि ऊर्जा डिफिसिट 37 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एरिया उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में बनता है। यानी ऊष्मा तक की अधिक प्राप्ति, ऊष्मा नष्ट कम हो रही है। ऊष्मा तक की कम प्राप्ति, परंतु ऊष्मा नष्ट नहीं हो रही है। तो जब ऊष्मा की अधिक प्राप्ति होगी ऊर्जा की, परंतु ऊष्मा उतनी नष्ट नहीं हो रही, ये प्रक्रिया ऊर्जा सरप्लस कहलाती है। ऊर्जा बचती है इसमें, इन अक्षांशों के बीच में। ऊर्जा डिफिसिट क्या है? यहां उतना सूर्य तक प्राप्त नहीं होता जितनी ऊष्मा नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे ऊर्जा डिफिसिट यानी यहां ऊष्मा का कम एरिया रहता है। ये दो बिंदु है, ऊर्जा सरप्लस और ऊर्जा डिफिसिट। टोटल मिला के ये टॉपिक था आपका सूर्य तक व ऊष्मा बचत का, इंसोलेशन और हीट बचत। सभी विद्यार्थी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।